सुंदरपुर गांव में एक राधा नाम की औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक घर में रहा करती थी। उसी ही गांव में एक गौरी नाम की औरत भी सिलाई का काम किया करती थी। गायत्री, हमारे पास घर पे जो थोड़े से पैसे बचे हुए थे, अब तो इन दिनों में वो भी खत्म हो गए हैं। अब न जाने हम दोनों क्या करेंगी। जी माँ, मुझे सब कुछ ही मालूम है, मगर आप भगवान जी पर विश्वास रखें। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें कोई ना कोई राह जल्द दिखाएंगे। हाँ गायत्री मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब भगवान जी ही हमारा आखिरी सहारा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अभी राधा गायत्री को ऐसे ही कहती है कि वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई आ जाता है। राधा बहन, कृपया कर कर आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। आपको तो मालूम ही है कि आज मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला है। रोहन भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैंने अभी ये मीठी खीर बनाई है, आप अपने बेटे के लिए ये मीठी खीर ले जाएं घर। राधा बहन, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ये खीर तुमने मुझे दे दी। रोहन भैया, मुझे लगता है कि आपको अब विद्या भाभी के पास वापस चला जाना चाहिए। वो घर पर आपका अकेली इंतजार कर रही होंगी। रोहन तो वो मीठी खीर लेकर वहां से चला जाता है और राधा भी जल्दी से खाना बना लेती है। माँ, आपको तो मालूम ही है कि मुझे खाने में सबसे ज्यादा खीर पसंद है। फिर आपने मेरी खीर रोहन अंकल को क्यों दे दी, मुझे बताएं। गायत्री बेटी, क्योंकि उस वक्त तुमसे ज्यादा रोहन भैया को उस खीर की ज्यादा जरूरत थी, इस वजह से मैंने वो खीर उनको दे दी थी। माँ, ये सब कुछ तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरा दिल तो अब खीर खाने का ही कर रहा है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। गायत्री, अभी के लिए तो तुम यही खाना खा लो, मगर मैं कल अपनी बेटी के लिए उसके मनपसंद खीर जरूर बनाऊंगी, तुम यकीन करो। ठीक है मामा, मैं अभी ये खाना खा लेती हूँ, मगर आप मुझे एक बात बताएं कि क्या रोहन अंकल के घर एक नन्हा सा बेबी आने वाला है। हाँ गायत्री बेटी, मगर अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम अब चुपचाप खाना खा लो, फिर तुम्हें सोना भी है, जल्दी खाना खा लो। गायत्री तो राधा के कहने पर जल्दी से खाना खा लेती है और राधा कहती है, गायत्री बेटी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना थोड़ी देर बाद तुम्हारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। जी माँ, मुझे भी लगता है कि अब हम दोनों को सो जाना चाहिए, वरना हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे। चलिए अब हम सो जाते हैं जल्दी से। वो दोनों तो जल्द ही सो जाती हैं। गायत्री से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था और थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है। सुबह होते साथ ही गायत्री और राधा तो अपने घर से चली जाती हैं रोहन के घर, और जाकर गायत्री कहती है, मामा, छोटा बेबी तो कितना सुंदर है और कितना हंसमुख भी, कब से हंसी जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से खेल भी रहा है। गायत्री बेटी, जब तुम छोटी थी तो तुम भी इस नन्हे से बेबी की तरह बहुत ज्यादा सुंदर थी और बहुत ज्यादा हंसमुख भी थी, बिल्कुल इसकी तरह। राधा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन जी ने मुझे बताया कि जब सबने उनकी मदद नहीं की तो सिर्फ आप ही थी जिसने उनकी मदद की। विद्या, मैं सिर्फ नाम के लिए रोहन को अपना छोटा भाई नहीं कहती हूँ, बल्कि वो मेरा छोटा भाई है और उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। राधा बहन, सच में आप बहुत ही सुंदर दिल की मालिक है, वरना आजकल तो सगे बहन भाई भी दूसरों की मदद नहीं किया करते हैं। विद्या, मुझे दूसरों को तो कुछ मालूम नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि रिश्ते बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं और इन्हें संभाल कर रखना होता है। राधा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मुझे बताओ तुम। विद्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि टूनी जी के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी उलट पुलट ही गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
राधा, मैं तुम्हारे दुख को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें अब बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए। मगर विद्या, मैं अकेली इस महंगाई के दौर में आखिर क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो बताओ। हाँ राधा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। इस महंगाई के दौर ने तो कमर ही तोड़ दी है, मगर मेरे पास एक आइडिया है। राधा, ऐसा भी कौन सा आइडिया है जिससे मेरी सारी जिंदगी ही बदल जाएगी? मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई का काम दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जो आती है, इसलिए। विद्या, ये आइडिया तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मगर मुझे लगता नहीं है कि जितने मेरे पास पहले कस्टमर्स आते थे अब भी आएंगे। राधा, अब तो तुम्हें बस इतना सही काम करना है कि जाकर अपने लिए नई सिलाई मशीन लेकर आओ, बाकी कस्टमर्स तो मैं ले ही आऊंगी। विद्या, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुमने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी मुश्किल बैठे बैठे ही हल कर दी। मैं तुम्हारी इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। राधा, इसमें अब शुक्रिया कहने की क्या बात है? तुम जल्दी से जाकर अपने लिए एक नई सिलाई मशीन खरीद लो, फिर मुझे तुम बताना। विद्या के इतने कहते ही वो दोनों तो जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। गायत्री के पास जो थोड़े से पैसे होते हैं उससे वो अपनी नई सिलाई मशीन खरीद लेती है और जाकर इस बारे में विद्या को भी बता देती है। विद्या को ये बताकर राधा वापस जाती है और विद्या अपने साथ पहली कस्टमर लेकर आती है। राधा, ये तुम्हारी पहली कस्टमर वेदिका है और अब ये तुम्हें बताएगी कि इसे किस किस्म के कपड़े सिलाई करवाने हैं तुमसे। राधा जी, मुझे एक पार्टी पर जाना है जिसके लिए मैं आपसे एक फ्रॉक सिलाई करवाने के लिए आई हूँ। आप मुझे बताएं, आप सिलाई कर लेंगी? जी वेदिका जी, मैं आपके लिए फ्रॉक सिलाई कर दूंगी। बस मुझे आप इतना बताएं कि आपको सिलाई हुई फ्रॉक कितनी देर में चाहिए। राधा जी, मुझे पार्टी के लिए फ्रॉक जल्दी चाहिए, इसलिए मैं आपको उतने ही पैसे दूंगी जितने आप कहेंगी। बस मुझे फ्रॉक चाहिए। ठीक है वेदिका जी, जैसे आप कहें, मैं आपको ये फ्रॉक जल्द ही सिलाई कर कर दे दूंगी। इसके लिए मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करूंगी आपको। वेदिका तो जल्दी से राधा को अपनी फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। राधा, बस तुम एक दफ़ा वेदिका की फ्रॉक अच्छे तरीके से सिलाई कर दो, फिर तुम मेरा यकीन करो कि तुम्हारे पास कस्टमर से कस्टमर्स होंगे। विद्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखना तुम कि मैं वेदिका की फ्रॉक बहुत अच्छे तरीके से सिलाई करूंगी और वो उसे देखती ही रह जाएगी। विद्या तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन भी कुछ ही देर में बीत जाते हैं और 2 दिनों के बाद वेदिका राधा के पास दोबारा जाती है। वेदिका तो राधा के जैसे ही पास जाती है, थोड़ी देर बाद ही राधा उसे उसकी फ्रॉक दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वेदिका की फ्रॉक सिलाई करने के बाद तो राधा के पास बहुत से कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और ये बात गौरी को भी मालूम हो जाती है। गौरी को तो राधा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो जल्दी से राधा के घर जाती है और जाकर उससे ऐसे कहती है, देखो राधा, तुम्हारा सिलाई का काम करने की वजह से मेरे पास बहुत कम कस्टमर्स हो गए हैं। भला इसी में है कि तुम ये काम छोड़ दो। गौरी, ये तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं अपने सिलाई का काम छोड़ दूंगी तो फिर मेरे घर का क्या होगा? तुम ही बताओ मुझे। राधा, मुझे भला तुम्हारे घर के गुजारे से क्या लगे? मुझे तो सिर्फ अपने आप से ही मतलब है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। गौरी, तो फिर तुम मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं भी अपनी सिलाई का काम नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। गौरी को तो राधा की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। गौरी तो अपने पति के साथ राधा की मशीन तोड़ने का प्लान बना लेती है और जैसे ही राधा अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है, वो दोनों तो जल्दी से उसके घर आ जाते हैं और उसकी मशीन को तलाश करते हैं।
अभी वो राधा की मशीन तोड़ने ही लगते हैं कि वहाँ पर राधा विद्या को लेकर वापस आ जाती है और वो मशीन नहीं तोड़ पाते हैं। इस वाक़ये के बाद तो गौरी के पास कोई भी नहीं जाता है, सारे कस्टमर्स राधा के पास ही जाते हैं और उससे अपने कपड़े भी सिलाई करवाते हैं और राधा की कमाई अच्छी होती है।